हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स, जहां पे हम हर दिन भर की इंपॉर्टेंट खबरों को रात को 7 बजे या 8 बजे डिस्कस करते हैं। आज है 21 जुलाई 2022 और नेट ना प्रॉपर होने की वजह से मैं ये लेक्चर्स लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा डिले से मिलेंगे, बट ये लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और आज 21 जुलाई 2022 है, जहां पर हम दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वेबसाइट्स पे जो इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं उन सब के बारे में डील करेंगे। हमने छोटा अखबार को 3 सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि सबसे पहले आपका एमपी का पार्ट डिस्कस करते हैं, एमपी या मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स। फिर हम नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। फिर हम वन लाइनर फैक्ट्स या वन लाइनर वर्ड्स जो न्यूज में चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो पीडीएफ है सार, उसका वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या एग्जाम ओरिजिनल्स ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ होगा। ठीक है। इसके अलावा जब सार आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो इन न्यूज के बाद 10 क्वेश्चंस भी होते हैं, उनके आंसर्स भी होते हैं। तो आप डेली सार पढ़ के अपना करंट अफेयर्स कवर अप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की खबर। पहली बड़ी खबर आ रही है हैंसले पासपोर्ट इंडेक्स की तरफ से। अब देखिए क्या होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि किसी भी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। ये आप बेसिकली कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में यूज होगा नहीं, ज्योग्राफी में यूज होगा नहीं, पॉलिटी में यूज होगा नहीं, ये इकोनॉमी में बहुत इजीली यूज हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी किससे चलती है? सिर्फ सामान के आने जाने से नहीं चलती है, लोगों के आने जाने से चलती है। और ये एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो अगर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आ रहा है या फिर ट्रेड बढ़ाने से रिलेटेड आ रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें हमारे लोगों को दूसरी कंट्री में जाना या दूसरी कंट्री के लोगों को हमारी कंट्री में आना आसान बनाना पड़ेगा। अगर ये चीज आसान बन रही है तो ऑटोमेटिकली कल्चर ग्रो करेगा। कल्चर ग्रो करेगा तो ट्रेड अपने आप ग्रो कर जाता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, आप किसी के आना जाना चालू करते हैं, उससे फिर काम की चीजें होने लगती हैं। अगर एक दूसरे के काम के हम लोग तो फिर बातें होने लगती हैं। तो इसी तरीके से लोगों का आना जाना ईजी बनाएंगे तो ट्रेड भी बढ़ेगा। इसी के साथ साथ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर कभी आता है, वैसे तो नहीं आएगा, ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो तो किसी भी न्यूज़ को दो नजरिए से देखो। पहला कि क्या ये प्रीलिम्स के लिए कोई फैक्ट है नहीं है, अलग चीज। क्या ये मेंस के लिए किसी क्वेश्चन में मेरा एक बढ़िया एग्जाम्पल या सपोर्ट कर सकता है मेरे क्वेश्चन को, ये नजरिया होना बहुत जरूरी है। पहले आपको ये नजरिया बनाना पड़ेगा महीने डेढ़ महीने। देन इस जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, उस इंफॉर्मेशन को आपको आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना सीखना पड़ेगा, ताकि आपके आंसर्स की क्वालिटी बढ़े। क्योंकि थ्योरेटिकल थ्योरी कोई भी लिख सकता है, लेकिन अपनी थोड़ी सी थ्योरी को दो एग्जाम्पल्स, एक ओपिनियन और एक फैक्ट या रिपोर्ट से सपोर्ट करने के बाद जो आप आंसर बनाते हो, वो होता है एक असली क्वालिटी वाला आंसर। और आप मानो या ना मानो, चेक करने वाले को भी वही पसंद आता है। तो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर पे जापान रहा है। जो वन जापान के लोग 192 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। 192 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। पिछले साल भी जापान यही था, इस साल भी जापान यही है। ठीक है। इसके अलावा अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 87वें नंबर पे है। और सरप्राइजिंगली आपको एक और चीज मैं बता दूं, 87वें नंबर का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के ऊपर 86 कंट्रीज है। हो सकता है 89, 90, 100 कंट्रीज हो। क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन पे दो दो कंट्रीज भी रहती हैं कई बार। जैसे पिछले साल रैंक 1 पर जापान और सिंगापुर दोनों थे। आप पिछली साल की रैंकिंग देखोगे तो रैंक 1 पर सिंगापुर और जापान दोनों थे। रैंक 2 पे भी दो लोग हैं, रैंक 3 पे 3 लोग हैं, रैंक 4 पे 4 लोग हैं। ठीक है, तो आप ये चीज समझिए कि 87 नंबर का मतलब है कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, कम से कम 130 कंट्रीज से पीछे हैं। ठीक है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि इंडिया के लोगों को कितनी कंट्रीज में? सिर्फ 60 कंट्रीज में विदाउट वीजा जाने की इजाजत है, या वीजा ऑन अराइवल मौजूद है। मतलब आप पहुंचो उसके बाद वीजा लो या वीजा लो ही मत। तो सिर्फ 60 कंट्रीज है। वेयर अगर जापान की बात की जाए तो 192 कंट्रीज है, जहां पे ये चीज मतलब आसान है जापान के लोगों के लिए दूसरी कंट्री में जाना। इंडिया के लोगों के लिए मुश्किल है, इंडिया के लोगों को अलाउ नहीं करती। और अगर हम लास्ट की रैंकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान। अब आपको लास्ट रैंकिंग पूछी जाएगी तो इराक, सीरिया ये सब दे देंगे। तो याद रखना, अफगानिस्तान के लोग सबसे कम
सबसे कम ट्रैवल कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में, और 112वें नंबर पर है अफगानिस्तान। 112वें नंबर पे अफगानिस्तान। इसका मतलब ये नहीं है 112 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, सेम रैंक पे मल्टीपल कंट्रीज होती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर हम और गंदी हालत की बात करें तो पाकिस्तान हमसे नीचे आता है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान 109वें नंबर पे है, 109वें नंबर पे, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट होता है पाकिस्तान का। सिर्फ 32 कंट्री में जा सकते हैं यहाँ के लोग, लेकिन मेंस के लिए आपने एक खबर पढ़ ली अच्छे से। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ने इंडिया को 87वें नंबर पे रखा है, फर्स्ट नंबर पे जापान को रखा है, लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान को रखा है। अगर हमें अपना ट्रेड बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें लोगों का आना जाना ईजी बनाना पड़ेगा, और डीजीसीए को, ठीक है, कहीं ना कहीं डीजीसीए तो नहीं करेगा, मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री को कहीं ना कहीं इस इंडेक्स पे अपनी जगह ऊपर बनानी पड़ेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक 8 लेन हाईवे बन रहा है। मध्य प्रदेश में एक 8 लेन हाईवे बन रहा है, मतलब प्रॉपर एमपी का नहीं है वो हाईवे, दिल्ली से लेके वडोदरा तक की रोड बन रही है, और इसका एक छोटा सा पैच मध्य प्रदेश से गुजरेगा। वो कितना लंबा पैच है? 245 किलोमीटर का पैच है, 245 किलोमीटर का पैच है। कहां से कहां तक है? घरौद से लेके झाबुआ तक है, घरौद से लेके झाबुआ तक है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए कहां से कहां तक है, घरौद से लेके झाबुआ तक कितना किलोमीटर का है? 245 किलोमीटर का है, ठीक है। इसके अलावा हर 5 किलोमीटर पर आपके स्पीडोमीटर लगे रहेंगे जो व्हीकल की स्पीड नापेंगे। हर ठीक है, हर 500 मीटर पर आपके कैमरे लगे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड जो अलाउड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, 120 किलोमीटर पर आवर है। और इसका अगर कंट्रोल रूम देखा जाए तो ये जाओरा रतलाम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जाओरा रतलाम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है इसका कंट्रोल सेंटर। तो आपको कंट्रोल सेंटर पता होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल सेंटर पता होना चाहिए। 22 किलोमीटर रोड रतलाम से होके गुजरेगी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये चंबल नदी के ऊपर से निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या है? एक्सेस कंट्रोल हाईवे, ये आपको पता होना चाहिए। 8 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे थोड़ी बोलोगे, एक्सेस कंट्रोल हाईवे इसका नाम है, एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जो मध्य प्रदेश से होके गुजरेगा, ठीक है। और इसकी कॉस्टिंग कितनी है? 11,000 करोड़ रुपीस है, ठीक है। 245 किलोमीटर आपको याद रखना है, कहां से कहां तक है ये याद रखना है, मैक्सिमम स्पीड इस पे कितनी अलाउड है वो याद रखना है, और इसका कंट्रोल सेंटर कहां है? जाओरा रतलाम में है। ये मेन चीजें याद रखने के लिए प्रीलिम्स के लिए। दूसरी बात, अगर आप मेंस में देखोगे तो मेंस में फिर से ये इकोनॉमी के अंदर आएगा, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज मैं जबलपुर में बना रहा हूँ वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है किसी भी प्रदेश में या फिर इंडिया के बाहर, क्योंकि रोड्स अच्छी बन रही हैं। ऐसी रोड रहेंगी तो रफा रफ एवरेज अच्छा मिलेगा, सस्ता हो जाएगा मेरा ट्रैवल, जो आप कह सकते हो ट्रक्स की लाइफ बढ़ जाएगी, ट्रक आप समझ रहे हो, बेटर हो जाएंगी कंडीशंस, तो सामान बिकना ज्यादा चालू हो जाएगा, बाहर का सस्ता सामान आ पाएगा, हमारा सामान बाहर बिक पाएगा, और तभी एक देश ग्रो करता है। तो ये चीजें इकोनॉमी के लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बेस्ट एग्जाम्पल। आपने अगर मध्य प्रदेश में बन रहे 8 लेन हाईवे, एक्सेस कंट्रोल हाईवे के बारे में इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा, यानी पार्ट पेपर 2 के पार्ट बी में कोई बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, आप ये समझिए आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड न्यूज आ रही है आपकी, अगली न्यूज आ रही है नेशनल न्यूज सुप्रीम कोर्ट की, कि मेक दातू डैम से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हो रहा है, अभी आया नहीं है, आएगा तो और बेहतर, हम आने वाले पेपर में देख लेंगे कि क्या न्यूज है। बट आपको मेक दातू डैम पता होना चाहिए, ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक इशू है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, यहां से कोई नदी बह रही है, लेकिन इस नदी के ऊपर किसी ने यहां पर डैम बना दिया। अब डैम बना दिया तो नदी का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब है तो डैम कर्नाटका के अंदर ही, बाउंड्री पे भी नहीं है, कि डैम बनाने को लेके दिक्कत नहीं है क्योंकि डैम अपनी जमीन पे बना रहा है, लेकिन डैम के साथ साथ वो फ्लो, रिवर का जो फ्लो है ना उसको रोक रहा है, और कहीं ना कहीं ये रिवर तमिलनाडु के लिए बहुत जरूरी है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक, सबसे पहले अब आएगा मेकदातु डैम कहां पे मौजूद है, मेकदातु डैम कहां पे मौजूद है, तो आप याद रखिएगा ये कर्नाटका में मौजूद है, कर्नाटका में मौजूद है। इसकी वजह से किस स्टेट को दिक्कत हो रही है, तो मेकदातु डैम बनाने की वजह से तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में तू मैं चल रही है, ठीक है।
याद रखिएगा ऐसे डिसीजंस कोई भी रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल लेता है। अब चलिए कावेरी रिवर हो गया, कोई भी हो गया, कावेरी रिवर बहती है यहाँ से, याद रखिएगा कावेरी रिवर बहती है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो अभी आई नहीं है, अभी तो दिक्कतें सुनने का दौर है, आने जब डिसीजन आएगा तो फिर से हमारे न्यूज़पेपर में आएगा, तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेसिक प्रीलिम्स की न्यूज़ है, मेंस की न्यूज़ नहीं है अभी ये। ठीक है, इसके अलावा अभी क्या हो रहा है कि बांग्लादेश और आसाम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, आसाम के जो सीएम है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। तो अभी आप देखोगे कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आसाम आए थे, अब जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है उनको बांग्लादेश बुलाया जा रहा है, तो ताकि भाईचारा बढ़ सके, भाईचारा बढ़ सके। ठीक है, भाईचारा बढ़ सके। और ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि आसाम और बांग्लादेश मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। और ऐसा ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे मौजूद है, ये याद रखिएगा, ये बांग्लादेश में मौजूद है। ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है, ये रशिया की मदद से बनाया जा रहा है। इसकी कितनी कैपेसिटी है, 1200 वाट के 2 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, 2 प्लांट लगे हुए हैं। तो ये बांग्लादेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना पाबना में है शायद, पाबना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो पाबना डिस्ट्रिक्ट, अभी मेरी हैंडराइटिंग खराब आ रही है, रियली सॉरी, बट पाबना डिस्ट्रिक्ट जो है बांग्लादेश का, उसमें ये मौजूद है, रशिया की हेल्प से बनाया जा रहा है और 1200 इंटू 2 यूनिट्स है। ये आपका फॉरेन डिप्लोमेसी में आएगा कि इंडिया कैसे दूसरे कंट्रीज को अपनी साइड कर सकता है, ताकि क्यों करेगा, अच्छा इंडिया अपनी साइड क्यों करना चाहता है, ऐसे ऐसे कराए। देखो जब यूनाइटेड नेशंस में बात होती है ना कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो वोटिंग होती है। अगर इंडिया ने इन कंट्रीज को अपनी तरफ कर लिया तो ये कंट्रीज कहीं ना कहीं इंडिया का साथ देंगी, ये कंट्रीज कहीं ना कहीं इंडिया का साथ देंगी, और इंडिया को अपनी डिसीजन अगर मनवाने हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो ये चीजें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो बस बातचीत चल रही है, इनवाइट किया है, फिर वही चीज है, जब इनवाइट हो जाएंगे जाएंगे तब वहां बातें होंगी, जो बातें होंगी वो न्यूज़पेपर में आएंगी। लेकिन आपको रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं और चेक कर लेता हूँ कहीं आसाम में तो मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन तो हो सकता है यार, किसी को भी हो सकता है। बांग्लादेश में ही है, रूपपुर बांग्लादेश में ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है, पुतिन को ईरान से क्या चाहिए, पुतिन को ईरान से क्या चाहिए। तो अभी ये न्यूज हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एटलीस्ट फॉर एमपीपीएससी, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगली अगली न्यूज आ रही है, देखिए एक 25 साल की लड़की है जो सुप्रीम कोर्ट चली गई अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने के हक को लेके। मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी का जो प्रेगनेंसी को अबॉर्शन, जो अबॉर्शन के नियम होते हैं ना, वो पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 के हिसाब से चलते थे, लेकिन लास्ट ईयर ही ये चेंज हुए 2021 में। ठीक है, क्या चेंजेस थे, पहले सिर्फ ये मैरिड वुमेन को इजाजत देता था कि आप प्रेगनेंसी ड्रॉप कर दो। ठीक है, लेकिन अब ये मैरिड एंड अनमैरिड दोनों को कवर करता है। ठीक है, उस समय भी केसेस होते होंगे अनमैरिड वुमेन के, लेकिन लॉ नहीं है। अब आप खुद सोचो, लॉ ही नहीं है। 2018 में अगर कोई मतलब अनमैरिड वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट, तो उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाके बोलोगे भी ना कि आई वांट टू हैव एन अबॉर्शन, तो लॉ नहीं है वो, इट विल बी कंसिडर्ड एज मर्डर। ठीक है, लेकिन अब ये लॉ लेके आ गए हैं 2021 में कि ठीक है भाई, अनमैरिड वुमेन इफ दे गेट प्रेग्नेंट, so they can abort up to 20 weeks, up to 20 weeks, कोई भी 20 वीक्स तक कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब उस 20 वीक्स को बढ़ा के 24 वीक्स कर दी गई है स्पेशल केसेस के लिए। अब स्पेशल केसेस में कौन कौन आएगा, मान लीजिए कोई मेंटली इल लेडी है, इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट तो वो 24 ईयर्स तक अबॉर्ट करा सकती है। कोई रेप विक्टिम है या रेप सर्वाइवर है, वो करा सकती है। कोई माइनर गर्ल है, मतलब 18 से कम साल की लड़की है, और इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट तो वो 24 साल तक अबॉर्ट करा सकती है। कोई विडो या डिवोर्सी है
तो वो 24 हफ्ते तक अबॉर्ट करा सकती है। किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो करा सकती है। ये सब पहले मौजूद नहीं था। पहले फ्लैट था कि 20 वीक यानी 20 हफ्तों तक अगर आपने टर्मिनेट करा ली अपनी प्रेगनेंसी तो ठीक है, नहीं कराई तो देन इट विल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, इट विल बिकम डिफिकल्ट। और इसमें भी अगर 12 वीक तक आप करा रहे हो, देखो मैं बता रहा हूं क्या होता था। आप कभी भी अगर टर्मिनेशन कराओगे तो डॉक्टर की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP। अब क्या होता है, पहले 12 वीक तक अगर आप करा रहे हो तो एक की सलाह लेनी चाहिए थी। 20 वीक तक भी आप करा सकते थे पहले भी, तो अबॉर्शन हो सकता था, लेकिन दो की जरूरत पड़ेगी। अब क्या चेंज लाए हैं इन्होंने, अगर 20 वीक तक कराना है तो भी आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही लगेगा, दो की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशल केसेस में 20 से 24 के बीच में, 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में अगर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहते हैं तो आपको दो मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेंगे। और अब एक प्रोविजन आ गया कि 24 के बाद भी आप अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, पहले क्या होता था, हॉस्पिटल क्या करते थे, थोड़ी सी चीजों के लिए डिस्क्लोज कर देते थे इन्फॉर्मेशन, तो 1000 रुपए का फाइन लगाया जाता था। 1000 रुपए क्या है किसी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन अब क्या कर दिया है, फाइन तो ठीक है, 1 साल की सजा भी कर दी है। पहले 1 साल की सजा नहीं होती थी। पहले 1 साल की सजा, अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी जो वुमेन की है वो बाहर करी तो अब 1 साल की सजा है, पहले सिर्फ 1000 रुपए का फाइन होता था। तो अब मेडिकल प्रेगनेंसी कैसे टर्मिनेट हो सकती है, क्या क्या रूल्स है, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन एक 25 साल की लड़की सुप्रीम कोर्ट गई कि यार मुझे जीने का हक है कि नहीं है, और मेरे भी कुछ रिप्रोडक्टिव राइट्स है, रिप्रोडक्टिव राइट्स है, तो आप इसको वुमेन में तो बहुत इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, सोसाइटी का कोई टॉपिक आ रहा है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर इंडिया की बात की जाए, पॉलिटिकल क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे लॉज को चेंज करने की जरूरत है, जैसे एमटीपी एक्ट 1971 से लेके 40 साल तक रहा। पॉलिटिकल सिस्टम क्या हमारा इतना वीक था कि ये अपडेट नहीं कर पाया 2001 में, 2011 में, दो इतना समय लग गया एक इतनी बेसिक सी नेसेसरी चीज को होने में। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि लॉ क्यों डिले होते हैं या कुछ भी एग्जाम्पल देना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप सोसाइटी में यूज कर सकते हो, बेसिक तो यही चीजें होती हैं यार। इसके अलावा हेल्थ में आप यूज कर सकते हो, हेल्थ का तो बहुत बड़ा टॉपिक है पेपर 3 में, तो आप हेल्थ में भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। अब क्या होता है, बेसिकली ये तो आपने कर लिया, तो अब याद रखना कि रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात उठाई है इस लड़की ने। अब क्या होता है फैसला वो देखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है तो आपको अबॉर्शन के नियम कायदे कानून तो आपको पता ही होने चाहिए। अगली न्यूज आ रही है, फिर से पुतिन की न्यूज आ रही है। पुतिन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस इधर उधर आप ये समझिए कि जाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान से, ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन से। तो अब पुतिन ने क्या बोला है कि यूरोपियन यूनियन को जो रशिया से, देखो क्या होता है, रशिया से यूरोपियन यूनियन तक नॉर्ड 2 स्ट्रीम के जरिए, नॉर्ड 1 स्ट्रीम और नॉर्ड 2 स्ट्रीम, इनके जरिए गैस मिलती है। ठीक है, रशिया में बहुत गैस होती है, लेकिन अब रशिया बोल रहा है कि इसकी गैस को कम किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब समय है, कम हो रही है, जो भी है, ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस तो जो भी हो रहा है, लेकिन अब जो गैस होगी ना वो कम होती जाएगी। तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन को पहले ही वार्न कर दिया कि देखो हम गैस कम पहुंचाएंगे, आपको अपना जो यूजेज है ना गैस का वो कम कर देना, स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एक तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है इस न्यूज का, ठीक है। लेट अस सी क्या होता है। इसके अलावा देखो क्या हो रहा है, अगर मैं रुपए की बात करूं और डॉलर की बात करूं तो 80 रुपए से ज्यादा भी बढ़ गया था $1 का प्राइस। इस अगर ये प्राइस बढ़ती जा रही है, मतलब रुपया कमजोर होता जा रहा है $1 के प्रति में। आप फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि एक रोपवे है, एक रोप है, टग ऑफ वॉर हो रहा है, एक साइड $1 खड़ा है और दूसरी साइड 80 लोग खड़े हैं। तो अब अगर $1 को रोकने के लिए 90 लोग लगेंगे तो आप कह सकते हो ना लेफ्ट वाली टीम कमजोर हो रही है तो और लोग लगेंगे। तो सिमिलरली अगर और लोग लग रहे हैं या फिर नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं या फिर रुपए की वैल्यू बढ़ रही है तो हम बोलेंगे रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया फॉल कर रहा है,
ठीक है, लेकिन अब इस रुपए के फॉल को ज्यादा छेड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब ये इतना ज्यादा गिर गया है कि यहां पर, अच्छा अब रुपए की वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या करोगे? रुपए की वैल्यू बढ़ानी है तो या तो आप डॉलर की वैल्यू कम कर दो, यानी डॉलर बढ़ा दो मार्केट में, या फिर रुपया कम कर दो। यही होगी ना, देखो डिमांड सप्लाई की वैल्यू होती है, रुपया डॉलर उतना ही है, रुपया बढ़ता जा रहा है, अगर रुपया बढ़ता जा रहा है तो आप समझ रहे हो रुपए की वैल्यू कम हो गई, रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो अगर आपको रुपए की इज्जत बढ़ानी है तो रुपए को कम करना पड़ेगा मार्केट से। अगर आपने रुपए को कम कर लिया तो अब जैसे आरबीआई ये अलग अलग टूल्स होते हैं, वो मार्केट से पैसा खींच सकते हैं, बट अगर आपने मार्केट से पैसा खींच दिया तो लोग खरीदेंगे नहीं चीजें, लोग खरीदेंगे नहीं तो अनएम्प्लॉय, लोग खरीदेंगे नहीं तो रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जरूरी है, तो आप पैसा खींच नहीं सकते। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है? रुपए को उतना ही रहने दो, डॉलर को बढ़ा दो मार्केट में। तो डॉलर को कैसे बढ़ाएंगे? डॉलर कहां से बढ़ेगा? हमारी फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर होता है, एसडीआर होते हैं, एसडीआर मतलब आईएमएफ की एक लाइबिलिटी है, आपको पता चलेगा 5 करेंसी से मिला के इनको बनाया जाता है। फिर गोल्ड भी होता है भाई, गोल्ड भी होता है। तो अब अगर हम डॉलर को बढ़ा दें तो ऑब्वियस सी बात है कि रुपए की इज्जत बढ़ जाएगी, डॉलर की कम हो जाएगी, क्योंकि डॉलर ज्यादा हो गया है मार्केट में। तो अब वो डॉलर आएगा कहां से? फॉरेक्स रिजर्व से। तो अब ये बोला गया है हमारी 600 बिलियन डॉलर्स की जो फॉरेक्स रिजर्व थी, उसमें से 100 बिलियन डॉलर यानी एक छठाई हिस्सा आप मार्केट में दे दो डॉलर्स का, क्योंकि अगर डॉलर्स मार्केट में चले गए तो रुपए, डॉलर्स बढ़ जाएंगे, डॉलर्स बढ़ गए तो रुपए की इज्जत अपने आप बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी बल्क में रुपए है और डॉलर कुछ है। वही बात है कि जो कुछ में होता है ना उसकी इज्जत होती है। अगर आपने डॉलर बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली परचेजिंग पावर के साथ, मतलब एक लेवल के हिसाब से रुपए की इज्जत बढ़ जाएगी। और वही आरबीआई करने की कोशिश कर रहा है कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो एक काम, इन्फ्लेशन बोल रहा हूँ कि आपका जो रुपए है वो लगातार गिरता जा रहा है, रुपए लगातार गिरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रुपए को रोकने के लिए कुछ पैसे डालने पड़ेंगे। वो पैसे कहां से आएंगे? फॉरेक्स रिजर्व से। कितने पैसे? 100 बिलियन डॉलर का प्लान है। लेट अस सी क्या होता है। और ठीक है, इसके बाद गगनयान मिशन जो है वो अबॉर्ट मिशन जो है, मैं आपको गगनयान के बारे में बता देता हूँ। गगनयान अबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन जो है ये 2022 में लॉन्च किया गया कि मान लीजिए गगनयान खराब हो जाता है तो अबॉर्ट करके लोगों को वापस कैसे आना है। क्यों? क्योंकि गगनयान असली इंसानों को लेके जाएगा, असली इंसानों को लेके जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप। पैड अबॉर्ट टेट मतलब अगर नीचे लेवल पे अगर आपको अबॉर्ट करना है तो ये 2018 में टेस्टेड किया जा चुका है। लेकिन अगर आपको ऊपर जाके अबॉर्ट करना है तो कैसे करना है, कैसे होगा? ये गगनयान का मिशन आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। स्पेस डॉकिंग रिक्वायरमेंट कोई जरूरी नहीं है, 2022 में हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये पूरा हो जाए। इसी के अलावा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, मंगलयान मार्स पे जाएगा। ठीक है, गगनयान गगन में जाएगा यानी अंतरिक्ष में जाएगा, स्पेस में जाएगा, और चंद्रयान मून पे जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक एक्सपोसैट करके स्पेस ऑब्जर्वेटरी 2023 तक भेजी जाएगी। ठीक है, और इसके पहले इंडिया सिर्फ एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भेज चुका है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट के बाद ये दूसरी इंडिया की ऑब्जर्वेटरी होगी जो आसमान में जाएगी। एक तीसरा मिशन चल रहा है आदित्य L1 मिशन, जिसमें सन के बहुत पास हम सैटेलाइट को रखेंगे और कोरोना को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि सन में चलता क्या है। ठीक है, ये भी 2022 में ही प्लान्ड है। तो अब 2022 के 3 बड़े हैं, गगनयान, चंद्रयान 3 और गगनयान, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन, ये हमें कंप्लीट करने हैं। लेट अस सी कैसे होता है। ठीक है, नई डेडलाइंस दे दी है कि अब इसकी जगह आपको इस तारीख को खत्म करना है, बस यही है। ठीक है, एक और न्यूज आ रही है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम 2009 के कंपैरिजन में देखें तो 77% नक्सल क्राइम कम हो चुका है और 85% अटैक्स कम हो चुके हैं। लेकिन आपको अगर देखा जाए तो इन जगहों से निकाला जा चुका है, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ झारखंड वाला एरिया है ये लगातार बना हुआ है, और बना ही नहीं है, बढ़ गया है यहाँ पे। तो जितने भी टेरर अटैक्स या फिर ये जो आप कह सकते हो अटैक्स होते हैं, 90% ऑफ द अटैक्स जो, वैसे तो 85% कम हो गए, लेकिन जो बचे कुछ भी हो रहे हैं ना उनमें से 90% जो है वो आपके छत्तीसगढ़ रीजन में होते हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि हमने कम तो कर लिया, छत्तीसगढ़ से माओइस्ट को निकालना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से माओइस्ट को निकालना है।
ये आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा माओइस्ट या फिर नक्सलाइट कहाँ मौजूद है, छत्तीसगढ़ में, बाकी जगह से निकाला जा चुका है। ये फैक्ट आप सिक्योरिटी में बहुत इजीली यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी में बहुत इजीली यूज कर सकते हो इस फैक्ट को, इकोनॉमी में तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो अटैक्स है वो कम हो चुके हैं। चलो ये न्यूज आप पढ़ लेना, है फालतू की न्यूज है। ये बोला गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा कि हर किसी को एनवायरमेंट 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 करने की जरूरत नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज नॉर्मली थोड़े समय बाद जाएंगी तो भी चलेगा, अभी थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे भी ध्यान दो, ये लिखा हुआ है बस इसमें, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब तो ठीक है। अभी तो बंथिया कमीशन, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं बंथिया कमीशन किससे रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बैठाई थी, बंथिया कमेटी। ठीक है, बंथिया कमेटी, इनका रिजल्ट आना था। ठीक है, तो अब जो बंथिया कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, एक्सेप्ट कर ली है। तो अब ये बोला गया है कि अभी सारे इलेक्शंस को हॉल्ट पे डालो। क्यों? क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस को लोकल बॉडी, ओबीसी को लोकल बॉडी, लोकल बॉडी इलेक्शंस में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ओबीसी 27% तक रिजर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बस बेसिक सा था बंथिया कमीशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, नीति आयोग रिपोर्ट ऑन डिजिटल बैंक्स, बस यही है कि आप क्या हो रहा है, फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है आरबीआई, कितने सारे डिजिटल बैंक्स हैं उनको फॉर्मलाइज कैसे करें और बेटर कैसे बनाए कस्टमर्स के लिए। ठीक है, चीता, अब वही बात है कि कितने चीता लाए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 8 चीता, 4 मेल है 4 फीमेल हैं। और ये कहां से लाए जा रहे हैं, नामीबिया से लाए जा रहे हैं। ठीक है, कहां लेके जाया जा रहा है इनको, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है, इस कूनो पालपुर नेशनल पार्क में इनको ट्रांसफर किया जा रहा है। उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो, एक चीज समझो, कभी भी अगर ट्रांसफर की बात आती है ना, तो ध्यान से समझो। मान लीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका एशिया है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, ये आपका इंडिया है और ये साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर मुझे यहाँ की बात करूं, अब मान लीजिए कि ये इक्वेटर है, तो आपको ये पता होना चाहिए इक्वेटर की वजह से गर्मी होती है। तो जितनी गर्मी यहां पर होगी उतनी गर्मी ऊपर भी होगी। बिल्कुल होगी भाई, क्यों नहीं होगी। अब जितनी गर्मी यहां पर है उतनी तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी गर्मी है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए, अब आप ये समझिए। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो अब ये था कि यहाँ पर अगर कोई रह रहा है तो उसको इस जगह का क्लाइमेट सूट कर जाएगा। तो कभी भी अगर ट्रांसलोकेशन करना होता है ना, तो ये मतलब उसी लैटिट्यूड पे मूव किया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी जगह से बहुत गर्म जगह में रख दिया जाए, मर जाएगा जानवर। सो दैट इज वाई लैटिट्यूड सेम होना चाहिए, कि जैसा इसने यहाँ पे मौजूद महसूस किया है वैसे ही वो यहाँ पे महसूस कर ले। तो 8 चीता मंगाए जा रहे हैं। कहाँ से मंगाए जा रहे हैं, ये सब चीजें हो गई। टोटल प्रोग्राम 50 चीता मंगाने का है अफ्रीका से, 50 चीता मंगाने का है अफ्रीका से। इसके अलावा हैशटैग डिप्लोमेसी, हैशटैग डिप्लोमेसी बहुत कॉमन टर्म है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना है, तो इंडिया के ऑफिशियल्स ट्विटर पे खींच रहे हैं चाइना के ऑफिशियल्स को, चाइना के ऑफिशियल्स भी ट्विटर पे खींच रहे हैं इंडिया के ऑफिशियल्स को। तो अल्टीमेटली पूरी लड़ाई जो है वो डिजिटली चढ़ रही है। ऐसी चीजों को बोला जाता है, अगर हमने चाइना को ओवर द इंटरनेट अगर बता दिया, मतलब मना लिया किसी चीज करने के लिए, तो इसको बोला जाएगा हैशटैग डिप्लोमेसी। इसके बाद एक होता है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, कि कोई ऐसी चीज जो आपने नहीं की हो और उसका फायदा आपको मिल गया हो। ठीक है, विंडफॉल टैक्स का मतलब ये होता है व्हेन अ कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग दैट दे आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर, द फाइनेंशियल गेन्स दैट इंश्योर्स इज कॉल्ड विंडफॉल प्रॉफिट्स। तो विंडफॉल प्रॉफिट्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, फिर आप ये पढ़ सकते हो, जो श्रीलंका है उसके नए प्रेसिडेंट है, ये बहुत जरूरी हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, रनिल विक्रमसिंघे। विक्रमसिंघे, तो रनिल विक्रमसिंघे नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं श्रीलंका के। ठीक है, और सरप्राइजिंगली कल उनके यहाँ हुआ, आज हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये बेसिक सा था, बाकी तो क्या ही है। G95 नेशनल एक्सप्रेस वे देख लेते हैं। तो G95 नेशनल एक्सप्रेस वे जो है वो इंडिया की बॉर्डर पे चलता है, इंडिया की बॉर्डर पे चलता है। ठीक है, अभी बना नहीं है ये ढंग से, अभी बना नहीं है ढंग से। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ में मेरा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मेरी एनर्जी कम लगे तो प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ और रिकॉर्डिंग करने में बहुत बोर भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बाय बाय।